हमले में रूस का अटैक हेलीकॉप्टर ढेर होने की खबर आ रही है। हेलीकॉप्टर पर हमले को लेकर सस्पेंस बरकरार है। यूक्रेन के हमले में तबाह होने की आशंका है। रशियन एयर डिफेंस की गलती का नतीजा भी ये हो सकता है। तस्वीरें आपके सामने है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। दरअसल हमले में रूस का अटैक हेलीकॉप्टर ढेर होने की तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 3 मई को क्रेमलिन पर ड्रोन हमला हुआ, जिसे अंजाम देने का आरोप यूक्रेन पर लगा। लेकिन बीती रात लुहांस्क में मौजूद रूस के गृह मंत्रालय, रूसी सांसद के दफ्तर और लुहांस्क रीजन में प्रवास भर रहे रूसी फाइटर जेट पर हमला किया गया है, और वो भी एक ऐसे हथियार से जो मेड इन ब्रिटेन है, जिसके नाम से क्रेमलिन तक कांपता है। दरअसल 444 दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग में पहली बार किसी लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, और वो भी यूक्रेन की तरफ से। डंके की चोट पर यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन इस हमले के फौरन बाद पुतिन की जंग आग ने यूक्रेन के 10 प्रांतों में कोहराम मचा दिया है, और अब पुतिन का नेक्स्ट टारगेट ब्रिटेन है। आखिर क्यों, जानिए इस रिपोर्ट में। आसमान में गरज और दहाड़ के साथ यूक्रेनी फाइटर जेट ने परवाज भरी। और चंद सेकंड बाद यूक्रेन के Su-24 लड़ाकू विमान ने क्रूज मिसाइल के जरिए लुहांस्क रीजन में भीषण तबाही मचा दी। बीते 12 घंटों में यूक्रेन के आसमानी जंगबाजों ने 3 हमले किए, वो भी क्रूज मिसाइल के जरिए। पहला अटैक गृह मंत्रालय की इमारत पर, दूसरा अटैक LPR प्रतिनिधि के दफ्तर पर, तीसरा अटैक रूसी वायुसेना के फाइटर जेट पर। लुहांस्क रीजन में यूक्रेन की तरफ से किए गए इस आसमानी प्रहार से रूसी डिफेंस दहल उठा। क्रेमलिन में भी सनसनी मच गई, क्योंकि यूक्रेन वायुसेना के Su-24 लड़ाकू विमान ने जिस क्रूज मिसाइल से हमला किया, वो यूक्रेन की नहीं बल्कि ब्रिटेन से इंपोर्ट की गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल थी। वैसे तो रूस यूक्रेन युद्ध बीते 14 महीने से जारी है, लेकिन पहली बार यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किसी लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल किया। पहली बार यूक्रेन सेना ने हवाई कॉम्बैट ऑपरेशन में स्टॉर्म शैडो का ट्रेलर दिखाया। पहली बार लुहांस्क रीजन को ब्रिटेन के डेडली वेपन से दहलाया। हैरानी इस बात की है कि बीते कई महीनों से ज़ेलेंस्की नेटो से लॉन्ग रेंज वेपन्स की डिमांड कर रहे थे। बीते कई महीनों से रूस के खिलाफ घातक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार मांग रहे थे। आखिरकार रूस यूक्रेन युद्ध के 440 दिन बाद ज़ेलेंस्की की डिमांड पूरी की गई। ग्यारह मई 2023 ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने का ऐलान किया। 12 मई 2023 स्टॉर्म शैडो मिसाइल की खेप यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचाई गई। 13 मई 2023 यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से लुहांस्क पर 3 हमले किए।
मतलब ये कि जैसे ही ब्रिटेन का डेडली वेपन स्टॉर्म शैडो यूक्रेनी जंगी खाने में डिलीवर हुआ, उसके चंद घंटों बाद ही यूक्रेन ने लड़ाकू विमानों के जरिए लुहांस्क रीजन पर ताबड़तोड़ अंदाज में धावा बोल दिया। लुहांस्क में यूक्रेन के इस हमले ने रूसी डिफेंस को सन्न कर दिया। जैसे ही इस हमले की खबर प्रेसिडेंट पुतिन तक पहुंची, रूसी राष्ट्रपति ने लुहांस्क हमले के जवाब में यूक्रेन के 10 प्रांतों को बम, गोला बारूद और मिसाइलों से दहला दिया। यकीन मानिए, पुतिन के इंतकाम ने यूक्रेन के कोने कोने में कोहराम मचा दिया। आखिर कैसे, ये भी देख लीजिए। खेरसोन एमएलआरएस से विस्फोटक हमले, बाखमुत थर्मोबैरिक बम से विनाशक अटैक, ज़ेपोरिजिया कामिकाज़ी ड्रोन से तबाही, ओडेसा क्रूज मिसाइलों से अटैक, चेरकासी रिहायशी इलाके पूरी तरह तबाह, कीव मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले, लवीव यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर हमला, मिकोलेव ईरानी ड्रोन से सीरियल अटैक, खेमेलनित्स्की यूक्रेन के हथियार डिपो पर हमला, टर्नोपोल ऑयल स्टोरेज डिपो में ब्लास्ट। रूस ने यूक्रेन के इन 10 प्रांतों में सिर्फ रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि यूक्रेनी सेना के हथियार डिपो, ऑयल स्टोरेज डिपो और मिलिट्री बेस को भी तबाह किया। विस्फोटक हमले में तहस नहस किया। यकीन मानिए, यूक्रेन पर बारूदी वर्षा एंग्री पुतिन के जंगी सनक का तो महज छोटा सा ट्रेलर है, क्योंकि यूक्रेन की तरह अब पुतिन ब्रिटेन को दहलाएंगे। नेटो के इस ताकतवर मुल्क पर कहर बरपाएंगे, क्योंकि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल देकर ब्रिटेन ने बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि रूस का फोकस अब यूक्रेन के बजाय ब्रिटेन पर शिफ्ट होगा। जिसका मतलब यह है कि ब्रिटेन पर किसी भी वक्त रूस एटमी मिसाइलों से हमला कर सकता है। समंदर में महाविनाशकारी बम फोड़कर लंदन को जल समाधि के लिए मजबूर कर सकता है। और आपको बता दें कि ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ब्रिटेन के मेन लैंड रूस के टारगेट पर है और ब्रिटेन पर हमला करने के लिए रूस ने अटैक की रणनीति भी तैयार कर ली है। मसलन पहला प्रहार नॉर्थ अटलांटिक सी से मिसाइल अटैक, दूसरा प्रहार कैलिनिनग्राद से आईसीबीएम के जरिए हमला, तीसरा प्रहार रूसी एजेंट्स के जरिए विस्फोट साजिश, चौथा प्रहार पार्सल बम की मदद से यूके में धमाका। पुतिन का नेक्स्ट टारगेट ब्रिटेन इसलिए भी बना है क्योंकि रूस की लाख चेतावनियों के बाद भी ब्रिटेन जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा है। ब्रिटिश सेना लगातार यूक्रेन की सैन्य मदद कर रही है। हथियारों के साथ साथ युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है और ब्रिटेन ही वो मुल्क है जो यूरोपीय देशों से यूक्रेन की मदद की अपील कर रहा है। रूस की वेस्ट फ्रंट से घेराबंदी भी कर रहा है। ब्रिटेन के इसी रवैये से रूस खफा है और अब तो ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल देकर यूक्रेन को ताकतवर बना दिया है। ऐसे में अब ब्रिटेन का पुतिन के प्रकोप से बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस
रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जर्मनी यूक्रेन को 2.7 बिलियन यूरो की मदद देगा। यूक्रेन को 2.7 बिलियन यूरो का वेपन देगा जर्मनी और यूक्रेन को 30 लेपर्ड 18 होवित्जर देगा जर्मनी। साथ ही 20 सैन्य वाहन 4 IRIST सिस्टम भी देगा जर्मनी। यूरेशिया की जंग का दायरा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। रूस पर हुए हमलों ने इस स्थिति को और ज्यादा साफ कर दिया। लेकिन बात सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच तक भी सीमित नहीं रही, बल्कि बात रूस बनाम नेटो तक जा पहुंची है। यानी कुल मिलाकर विश्व युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन ना तो इस पर नेटो ने ध्यान दिया है, ना ही अमेरिका ने। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेटो के खिलाफ अटैक के काफी समय बाद फिजिकल सबूत के साथ रूस के घातक हमले का खुलासा अब हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या है वो खुलासा। नेटो बनाम रूस, वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ चुकी है। यूक्रेन की जमीन पर मची तबाही का अनुमान जिस स्तर पर विश्लेषकों को लगाया जाना चाहिए था, वो लगाया ही नहीं गया। विश्व युद्ध की तैयारी तक सीमित सोच जिस दायरे तक होनी चाहिए थी, उसके आसपास भी कोई नहीं पहुंच सका। क्योंकि दुनिया जब बारूदी हाहाकार देखकर अनुमान लगा रही थी, उस वक्त रूस नेटो के खिलाफ एक्शन ले चुका था। ये कयास नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट रिपोर्ट है, बल्कि ये खुलासा है जिसके सत्यापन के लिए फिजिकल सबूत भी है। यही वजह है कि नेटो ने यूरोप समेत अमेरिका को अलर्ट कर दिया है और टारगेट बने पोलैंड में सबसे बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। अब इस हलचल को जानने से पहले टारगेट की स्थिति देखिए। रूस के कैलिनिनग्राड और बेलारूस के बॉर्डर के करीब पोलैंड का उत्तरी शहर विदगोस्टे के पास जमोस गांव के जंगल में रूस की एक ऐसी मिसाइल गिरने के सबूत मिले हैं। ना तो ये किसी डिफेंस सिस्टम की मिसाइल का मलबा है, ना ही कोई सामान्य मिसाइल के आसमान में ध्वस्त होकर गिरे पुर्जे हैं, बल्कि ये है रूस की KH-55 क्रूज मिसाइल के टुकड़े। अब इस हलचल और चुनौती का विश्लेषण समझने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर विश्व युद्ध की शुरुआत हुई कैसे और इसका खुलासा अब क्यों हो रहा है। दरअसल अप्रैल में विदगोस्टे शहर के पास जंगल में सेना से जुड़ा मलबा मिला था। पोलैंड के अधिकारियों ने मलबे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटाई, लेकिन नेटो के विशेषज्ञों ने मलबे को मिसाइल के टुकड़े के रूप में पहचाना। इसके बाद मिसाइल के निर्माता तक पहुंचने के लिए जांच शुरू की गई। पोलैंड के AFT सेंटर ने प्रारंभिक जांच में मिसाइल का मेकर रूस को बताया और फिर पूरी जांच के बाद पता चला कि मलबा रूस की KH-55 मिसाइल का है।
यानी वो मिसाइल जो रूस के अलावा दुनिया में किसी के पास नहीं है। उस हथियार को रूस ने नेटो के खिलाफ इस्तेमाल किया है और ये हमला हुआ है दिसंबर 2022 में, जिसे नवंबर में यूक्रेनी मिस फायर की तरह देखा गया था। दरअसल रूस के हथियार का पोलैंड तक पहुंचना ही विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए कदम उठाने के बराबर है, लेकिन इससे भी कुछ बड़ा हुआ है। विश्व युद्ध के अनुमान का पहला कारण यह है कि H-22 मिसाइल जो कि रूस की है, जो कि यूक्रेन पर दागना कम मायने रखता है, लेकिन उसकी विनाशकारी क्षमता ज्यादा मायने रखती है। दरअसल विश्व युद्ध छिड़ना सिर्फ अनुमान नहीं है जो रूस की मिसाइल पोलैंड में गिरने के आधार पर लगाया गया हो, बल्कि विनाशक जंग की शुरुआत होना पोलैंड ने मान लिया है, जो इस वक्त पोलैंड में मची खलबली के बाद जारी हलचल से पता चलता है। और सबसे बड़ी हलचल ये है कि पोलैंड के रक्षा प्रमुख को बर्खास्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये कार्रवाई पोलैंड पर हुए हमले को नजरअंदाज करने के लिए हो रही है। आरोप है कि पोलैंड पर हमले के बाद तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। वही विनाशकारी हथियार से विश्व युद्ध छेड़ने का संकेत भी पोलैंड फोर्स डिकोड करने में नाकाम रही। इस बार ना तो मिसाइल के बलबे का सोर्स पता लगा सकी, ना ही मिसाइल निर्माता को जानने में ज्यादा रुचि दिखा पाई। इसलिए अंदरूनी हलचल ज्यादा है, लेकिन सवाल विश्व युद्ध की शुरुआत का है। इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा गया? हालांकि रूस की तरफ से KH-55 मिसाइल दागे जाने के बाद यूक्रेन की सीमा के बाहर कोई दूसरा हमला नहीं हुआ है, इसलिए KH-55 के इस हमले को दो नजरियों से देखा जा रहा है। KH-55 को लेकर रूस का पहला नजरिया यह है कि रूस ने इसे मिसफायर किया। वहीं दूसरा नजरिया यह है कि विश्व की घातक और विनाशक हथियारों की शुरुआत के लिए रूस का सीधे ललकारना। पोलैंड में रूस की जो मिसाइल गिरी है वो सामान्य नहीं है, बल्कि बेहद विनाशकारी है और इसकी लोकेशन और भी ज्यादा चौंकाती है। पहले लोकेशन समझ लीजिए। KH-55 जिस जंगल में गिरी है वो नेटो के ट्रेनिंग सेंटर के पास है। जमोस्क गांव के जंगल से नेटो का ट्रेनिंग सेंटर 10 किलोमीटर दूर है और जंगल में जिस जगह मिसाइल का मलबा मिला है वहां से रिहाइश सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि रूस की मिसाइल विश्व युद्ध की शुरुआत करने का संदेश है। और ये संदेश क्यों है, इसे KH-55 मिसाइल की क्षमता से समझ लीजिए। KH-55 एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल थर्मो न्यूक्लियर और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके जरिए 200 किलोटन क्षमता का न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जा सकता है और इस मिसाइल की खासियत है मल्टीपल गाइडेड सिस्टम। इन सभी क्षमताओं में सबसे ज्यादा चौंकाती है थर्मो न्यूक्लियर वेपन ढोने की काबिलियत, जिससे संदेश मिल गया कि रूस नेटो के खिलाफ हाइड्रोजन वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे सांकेतिक रूप में नहीं बल्कि खुलकर शब्दों में कहा गया है। यानी KH-55 का पोलैंड तक पहुंचना सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये नेटो के खिलाफ जंग का सीधा ऐलान है, जिसमें यूक्रेन सिर्फ प्रदर्शन का मैदान है, जिसे बारूदी खेल और बयानबाजी के लिए चुना गया है। लेकिन पोलैंड के रक्षा विभाग की नाकामी की वजह से रूस का ये संदेश इतने लंबे समय बाद मिला कि इसका बारूदी असर कुछ हद तक कम हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नॉर्थ बाखमुत में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग हुई है और रूसी पोजीशन पर यूक्रेन का भीषण ड्रोन अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन की एयर मोबाइल ब्रिगेड का ये ड्रोन प्रहार है। यूक्रेनी डिफेंस ने इसका वीडियो भी जारी किया है। हमले का वीडियो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर।
महायुद्ध का अलास्का सेंटर ओपन हो गया है। यहां रूस और अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर होने जा रही है और पुतिन ने उस जगह पर अपने न्यूक्लियर बॉम्बर भेज दिए हैं जहां नेटो के कई देश युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और इस तरह से विश्व विनाश का ट्रिगर दब गया है। पुतिन के इस विस्फोटक कदम से बाइडेन बहुत भड़क गए हैं। अमेरिका ने इसे उकसावे की कार्रवाई करार दिया है। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ गई है कि दो महाशक्तियों में जल्द ही एटमी वॉर का आगाज हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या, इसी का एनालिसिस हमारी इस एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में है। यूक्रेन युद्ध की आग बहुत बड़ी और विस्फोटक होने जा रही है। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि दोनों एटमी वार करने जा रहे हैं। दुनिया की दो महाशक्तियां महाविनाश का नया अध्याय लिखने जा रही हैं। रूस और अमेरिका के बीच होने जा रहे परमाणु युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है अलास्का का आसमान। पुतिन के एटमी बॉम्बर अलास्का पहुंच चुके हैं। ये वो बॉम्बर हैं जो अमेरिका के खिलाफ हुंकार भरने वाले हैं। ये रूस के विश्व विध्वंसक न्यूक्लियर बॉम्बर हैं जो लगातार आसमान से यूरोप और अमेरिका की रेकी कर रहे हैं। यह है रूस का Tu-95MS जिसे अमेरिका ने कोड नेम दिया है बेयर। रूस के Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर ने अलास्का के पास चुकची समुद्र के ऊपर उड़कर गर्जना की। यह एक तरह से अमेरिका को खुली चेतावनी थी। पुतिन के बॉम्बर उसी इलाके में पहुंच गए जहां नेटो वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। अमेरिका समेत नेटो देश नॉर्थ अटलांटिक में फॉर्मिडेबल शील्ड नाम से विध्वंसक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस बीच वहां रूस के विध्वंसक एटमी बॉम्बर पहुंच गए। यह पहली बार है जब एक ही इलाके में सुपर पावर का इस तरह से आमना सामना हुआ है। सुपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलों से रूसी बॉम्बर ने 13 घंटे तक बैरेंट सागर के ऊपर उड़ान भरी। इस दौरान रिफ्यूलिंग भी की गई। ये कोई पहली बार नहीं है जब रूस ने अलास्का रीजन में अपने परमाणु बॉम्ब भेजे हैं। 3 महीने पहले फरवरी में भी रूस ने इसी इलाके को सुलगाया था। 13, 14, 15 और 16 फरवरी को भी यहां रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर पहुंचे थे। उन्होंने अमेरिका समेत उन देशों की रेकी की थी जो युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। 13 फरवरी को रूस के Tu-95MS और सुखोई विमान अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए।
14 फरवरी को रूस के Tu-95 MS विमानों ने बेरिंग सागर के चुकोत्का और चुकची क्षेत्र में 7 घंटे तक उड़ान भरी। 15 फरवरी को रूस ने Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर का ऑपरेशन बैरेंस और नॉर्वेजियन सागर के ऊपर 13 घंटे तक जारी रखा। रशियन एरोस्पेस फोर्सेस इस ऑपरेशन को जहां अंजाम दे रही हैं, उसका सीधा मतलब है अमेरिका और यूरोप पर न्यूक्लियर हमले से पहले रेकी करके टारगेट सेट करना। चुकोत्का और चुकची क्षेत्र बेरिंग सागर का हिस्सा है। बेरिंग सागर रूस और अमेरिका के बीच है। चुकोत्का और चुकची सागर से रूस ने अमेरिका के अलास्का और कनाडा की रेकी की है। अब एक बार फिर से रूस के विमान अमेरिका की अलास्का में घुस गए। रूसी बम वर्षक ने बेरिंग सागर में उड़ान भरकर कनाडा और यूएस को धमकी दे दी है। बेरिंग सागर से रूस कनाडा की यूकॉन टेरिटरी, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा तक सीधा न्यूक्लियर हमला कर सकता है। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स की रेंज में ये इलाके सीधे आते हैं। यूकॉन टेरिटरी में कनाडा की आबादी 50,000 से ज्यादा है। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में 45,000 लोग रहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में आबादी 50 लाख से ज्यादा है। अल्बर्टा में कनाडा की आबादी 43 लाख से ज्यादा है। यानी करीब करीब 84 लाख लोगों की आबादी पर सीधा न्यूक्लियर खतरा मंडरा रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और रूस में जंग होने जा रही है? क्या सबसे बड़ा एटमी टकराव होने जा रहा है? इस टकराव के मतलब और मायने क्या हैं? सवाल यह है कि क्या पुतिन अपने एटमी बॉम्बर भेजकर सिर्फ अमेरिका को डरा रहे हैं या कोई विध्वंसक प्लान है? क्या एटमी घमासान बहुत नजदीक है? फिलहाल तो यही लग रहा है कि पुतिन सुपर पावर अमेरिका को तबाह करना चाहते हैं। अमेरिका यूक्रेन युद्ध की आग जिस तरह से लगातार भड़का रहा है, उससे पुतिन बहुत क्षुब्ध है। वो बाइडेन ब्रिगेड को सबक सिखाना चाहते हैं, इसीलिए अमेरिका को एटमी जंग के लिए ललकार रहे हैं। संभव है कि पुतिन की ललकार के बाद अमेरिका महायुद्ध के मैदान में उतर जाए। जिस दिन ऐसा हुआ, दोनों तरफ से सीरियल न्यूक्लियर बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें दुनिया भस्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्लैक सी से यूक्रेन के खिलाफ बड़े प्रहार की तैयारी शुरू हो गई है। आज ही ब्लैक सी फ्लीट के गठन के 240 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर इस फ्लीट को एक घातक बोट को देने का ऐलान किया गया है। बेहद तेज रफ्तार से चलने वाले ये बोट एक बार में 8 कैलिबर क्रूज मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन पर कब्जे का एक्शन ब्लैक सी से नए सिरे से शुरू हो जाएगा और रूस ने 5 वॉरशिप को भी ब्लैक सी में भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक सेवास्तोपोल पर अटैक के बाद यूक्रेन के आसपास तैनाती बढ़ाई जा रही है। दो 40 साल पहले शायद ही किसी ने सोचा था कि एक दिन रूस ब्लैक सी का बेताज बादशाह बन जाएगा। दो 240 साल पहले काला सागर में सरहद की सुरक्षा के लिए नौसेना की एक फ्लीट बनी थी। आज की तारीख में वही ब्लैक सी फ्लीट बेहद ताकतवर बन चुकी है। युद्धपोत, मिसाइल कैरियर्स, पनडुब्बी और हेलीकॉप्टर से लैस ब्लैक सी फ्लीट ने इस इलाके में रूस की बादशाहत को सुनिश्चित किया। अब एक बार फिर रूस ब्लैक सी फ्लीट को और ताकतवर बनाने की मुहिम पर है।
ब्लैक सी फ्लीट की इस नई शक्ति का नाम काराकुर्त सीरीज बोट है। नाम के साथ बोट जुड़ा है, लेकिन ये किसी बड़े मिसाइल कैरियर की तरह ही घातक है। शुरुआत में ब्लैक सी फ्लीट को 3 काराकुर्त सीरीज बोट मिलने वाले हैं। हर बोट पर 8 कैलिबर क्रूज मिसाइल की तैनाती रहती है। बोट पर 76 mm आर्टिलरी गन भी रहती है। इसमें 2 मशीन गन भी लगाई गई। इतना ही नहीं, ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल कॉम्प्लेक्स पंसीरैम से भी लैस है। काराकुर्त बोट का इस्तेमाल समंदर में गश्त लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये बेहद घातक है। एक ऑर्डर पर ये यूक्रेन पर 8 क्रूज मिसाइलें दाग सकता है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से ये किसी भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट को निशाना बना सकता है। इसकी लंबाई 67 मीटर है, चौड़ाई सिर्फ 11 मीटर है, वजन करीब 800 टन है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ब्लैक सी से यूक्रेन के दक्षिण को पूरी तरह से कब्जा करने की तैयारी में है। यही वजह है कि 4 नए वॉरशिप भेजे जा रहे हैं। युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन पर रूस का सबसे घातक हमला ब्लैक सी से ही हो रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ब्लैक सी में रूस के करीब 70 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। इसके अलावा घातक रूसी सबमरीन्स ने भी ब्लैक सी में डेरा डाला हुआ है। ब्लैक सी की सीमा 6 देशों जैसे बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन से लगती है। इनमें से 3 नेटो के सदस्य देश हैं। रूस का 800 किलोमीटर बॉर्डर ब्लैक सी से लगता है। रूस ब्लैक सी को यूरोप में अपने प्रवेश के लिए आर्थिक द्वार मानता है। इसकी वजह यह है कि ब्लैक सी के जरिए रूस की पहुंच भूमध्य सागर तक है। नेटो देशों पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबदबा कायम करने के लिहाज से काला सागर एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। यही रूस का नेवल बेस भी है। यही वजह है कि नेटो और रूस दोनों इस इलाके में वर्चस्व चाहते हैं। काला सागर को रूस यूरोप का इकोनॉमिक एंट्री गेट मानता है। यहाँ से रूस भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बनाता है और दक्षिणी यूरोप के प्रमुख शहरों में अपने सामान भी पहुंचाता है। यूरोप के कई देश अपनी ऊर्जा और तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्लैक सी को सेफ और शॉर्ट रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। काला सागर में नेचुरल गैस और ऑयल का भंडार है, जिसे रूस कभी खोना नहीं चाहता। यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का मकसद भी काला सागर तक पहुंच बनाना था, लेकिन पुतिन ने अमेरिका की रणनीति को पूरा होने नहीं दिया। अब अमेरिका का ब्लैक सी प्लान अधर में है और जब भी इसे पूरा करने की कोशिश होगी, क्या होगा, यूक्रेन में पिछले 1 साल से देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस का फादर ऑफ ऑल बम से हमले की जानकारी मिल रही है। बाखमुत में FAB 500 बम से विध्वंस हुआ है। 500 किलो के बम से यूक्रेनी पोजीशन तबाह होने की जानकारी और तस्वीरें सामने हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस का फादर ऑफ ऑल बम से हमले की जानकारी मिल रही है। बाखमुत में FAB 500 बम से विध्वंस हुआ है। 500 किलो के बम से यूक्रेनी पोजीशन तबाह होने की जानकारी और तस्वीरें सामने हैं। जिस बाखमुत पर कब्जा करने के लिए रूस को 6 महीने का वक्त लगा, उसी बाखमुत में यूक्रेनी फौज दमदार तरीके से घुस चुकी है। कई इलाकों से रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया गया और वैगनर लड़ाके भी बाखमुत छोड़ने की तैयारी में हैं। क्रेमलिन के फैसलों की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि वैगनर लड़ाकों की हथियारों की खेप रोक दी गई है और इस बीच यूक्रेन पूरी ताकत लगाकर बाखमुत पर कब्जा करने की फिराक में है।
बाखमुत में पलटी बाजी, रूस पर यूक्रेन हावी। पहला सबूत, जान की भीख मांगता रूसी सैनिक। दूसरा सबूत, रूस का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तबाह। तीसरा सबूत, रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने बंधक बनाया। Вот эти вот хлопчики предприняли попытку контрнаступа на позиции Донецкой Народной Республики. И вы теперь видите, что с ними произошло. चौथा सबूत, बाखमुत में यूक्रेन के ताबड़तोड़ अटैक। पांचवा सबूत, रूस के पंतसीर मिसाइल सिस्टम को तहस नहस किया। और इन तमाम सबूतों पर मुहर लगाता वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन का ताजा बयान, जो बता रहे हैं कि रूस बाखमुत में किस कदर पिछड़ रहा है। यूक्रेन हावी हो रहा है और रूस वैगनर ग्रुप को बाखमुत में बेसहारा छोड़ चुका है। हालात इस कदर बदतर होते जा रहे हैं कि जिस बाखमुत पर रूस फ्रंट फुट पर था, आज वहां से रूसी सैनिक भागने को मजबूर हैं। जो रुककर यूक्रेनी सैनिकों से जंग लड़ रहे हैं, उन्हें भी धीरे धीरे पीछे की तरफ खदेड़ा जा रहा है। यूक्रेन चुन चुन कर रूसी सैनिकों पर हमला कर रहा है। यहां तक कि रूसी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने से भी यूक्रेन हिचक नहीं रहा। बाखमुत पर यूक्रेन हमलावर हो चुका है, जिसके निशाने पर है रूसी सैनिक और वैगनर ग्रुप के लड़ाके। वीडियो में दिख रहे ये रशियन ड्यूमा के सदस्य विक्टर वोडोलत्स्की हैं, जो लुहांस्क में रूस के मिसाइल अटैक में बाल बाल बचे। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बच सकी। ये तमाम हमले बता रहे हैं कि बाखमुत में यूक्रेन किस कदर रूसी सेना पर भारी पड़ रहा है, जबकि कुछ दिन पहले तक रूस बाखमुत के काफी हिस्से पर कब्जा कर चुका था, जिसमें वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने काफी मदद की थी। खासतौर से उत्तरी बाखमुत में तो रूस ने पूरा कब्जा जमा लिया था, लेकिन अब वहीं से रूस को खदेड़ा जा रहा है। एक दिन पहले ही बाखमुत के ओलंपिक स्कूल पर वैगनर फोर्सेस ने कब्जा किया था। 2 हफ्ते की जंग में ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन अभी एक भी दिन नहीं बीता है और यूक्रेनी फोर्स ने इतने हमले किए हैं कि वहां से वैगनर लड़ाके किसी भी वक्त पीछे हट सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पास हथियार खत्म हो रहे हैं और रूस की तरफ से अभी हथियार सप्लाई भी नहीं किए जा रहे। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, बाखमुत के नक्शे में जो नीली लाइन आपको दिख रही है, उन इलाकों पर रूसी सेना और वैगनर लड़ाकों का कब्जा है। लेकिन अब यहाँ पर यूक्रेन के सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। नक्शे में जो रेड लाइन दिख रही है, वहाँ यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा है, यानी यहाँ से रूसी सैनिकों को खदेड़ा जा चुका है। रूस को सबसे ज्यादा नुकसान नॉर्थ बाखमुत में हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वैगनर ग्रुप का कमजोर पड़ना, क्योंकि उससे हथियार और रसद दोनों ही नहीं मिल रहे। ऐसे में वैगनर लड़ाके जंग लड़ने को तैयार नहीं है। इसके अलावा रूस में वैगनर चीफ ने इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। प्रिगोजिन ने ऐलान भी कर दिया है, रूस की गलती से बाखमुत फिर से यूक्रेन के कब्जे में आने वाला है। और इतना ही नहीं, अब तो प्रिगोजिन ने भी बता दिया है कि बाखमुत में हालात कितने गंभीर हैं। अगर बाखमुत पर रूस इसी तरह का रवैया अपनाता रहा तो बाखमुत यूक्रेन की जीत का रूट बन सकता है। हालांकि वैगनर चीफ हथियार नहीं मिलने की बात पहले भी कहते रहे हैं, जबकि रूसी सैनिकों ने वहां पहुंचकर हालात को संभाल लिया था। लेकिन अभी भी स्थिति रूस के लिए काफी खतरनाक होती जा रही है। इस बार ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बाखमुत में रूस की स्थिति को साफ साफ बताया गया है कि पिछले 4 दिनों में रूस की मोटर राइफल ब्रिगेड को पीछे हटना पड़ा है। जिस पोजीशन पर रूसी सैनिक जमे थे, वो वहां से पश्चिम दिशा की तरफ खदेड़ दिए गए। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि क्रेमलिन की तरफ से हथियार नहीं पहुंचाए जा रहे।
ये स्थिति यूक्रेन के लिए इसलिए अच्छी मानी जा सकती है क्योंकि डोनेट्स्क डोनबास कैनाल को यूक्रेनी सैनिक पार कर जाएंगे, जो बाखमुत के 1 किलोमीटर अंदर की तरफ पड़ती है। इस बारे में रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी माना है कि बाखमुत के कुछ इलाकों से रशियन ट्रूप पीछे हटे हैं। इस मैप के जरिए समझिए रूस के सैनिक कितने पीछे हट चुके हैं। बाखमुत बॉर्डर से पिछले 3 दिनों में यूक्रेन की आर्म्ड फोर्स करीब 10 से 17 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है और उन तमाम इलाकों से रूसी सैनिकों के साथ वैगनर लड़ाके भी पीछे हट गए हैं। यानी जिन इलाकों पर कब्जा करने में रूस को 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया, वहां यूक्रेन ने पिछले 4 दिनों में ही बढ़त बना ली। हालांकि अभी तक बाखमुत के अधिकतर हिस्सों पर रूस का ही कब्जा है, लेकिन जिस तरह से वैगनर ग्रुप ने विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं, उससे साफ है कहीं न कहीं क्रेमलिन में कुछ ऐसा चल रहा है जो पुतिन के लिए खतरे की घंटी है। वैसे भी वैगनर के चीफ ने साफ साफ इशारा दिया है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो रूस में सिविल वॉर की स्थिति बन सकती है, क्योंकि वैगनर को हथियार ना पहुंचाने का फैसला क्रेमलिन के अधिकारी इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वहां जंग को लेकर आपस में मतभेद काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में इस संकट से निपटने के लिए अगर पुतिन का फोकस शिफ्ट हुआ तो बाखमुत हाथ से जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बाखमुत के लेटेस्ट अपडेट। बाखमुत में फिर पलटी है बाजी। रूस ने पिछले 24 घंटे में गवाह इलाके फिर कब्जा कर लिए हैं। ये बड़ी खबर और ये एक तरह से बड़ी लीड के तौर पर भी समझा जा सकता है, क्योंकि बाखमुत के अभी तक जो जानकारियां आ रही थी उसमें अब बाजी पलटने का डेवलपमेंट हो गया है। रूस ने पिछले 24 घंटे में जिन इलाकों को गवा दिया था, जानकारी ये कह रही है कि अब उसने फिर से उन इलाकों को कब्जा कर लिया है। इजराइल पर आंख उठाने वालों का अंजाम क्या होता है ये दुनिया बखूबी जानती है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा बड़ा होता नजर आ रहा है। इजराइल के एक शहर रॉकेट अटैक की वजह से एक बुजुर्ग की मौत की खबर है। इजराइल के एक मौत के बदले दुश्मन को 100 मौत की सजा देता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो रॉकेट मेड इन ईरान है। तो क्या अब इजराइल का ईरान के साथ घमासान तय है? पहले इजराइल की जमीन पर मेड इन ईरान हथियार से हमला, और अब उसी हमले में इजराइल के नागरिक की मौत। इजराइल अपना बदला कैसे लेता है ये पूरी दुनिया जानती है। इजराइल ने ये कई बार साबित किया है कि चाहे वक्त कितना भी लगे, तरीका कोई भी अख्तियार करना पड़े, इजराइल बदला लेकर रहता है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा से इजराइल पर लॉन्च हुए रॉकेट बोरात 85 है और ये रॉकेट ईरान निर्मित नई वेपन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये रॉकेट इजराइल के रेहोवोट शहर से मिला है। इस हमले में इजराइल के एक नागरिक की मौत हो गई। 70 साल के बुजुर्ग की मौत के साथ ही 4 लोग जख्मी भी हुए हैं। इजराइल के रेहोवोट शहर में गिरने वाला रॉकेट ईरान का है और इसी रॉकेट से इजराइल के नागरिक की मौत हुई। माना जा रहा है कि अब बदला सिर्फ गाजा में बैठे फिलिस्तीनी जिहादी या हमास से नहीं, बल्कि ईरान से भी लिया जाएगा। इजराइल लंबे समय से ईरान के खिलाफ मौके की तलाश में है, जो उसे मिल गया है। इजराइल क्या कर सकता है ये 2 दिन पहले देखा जा चुका है। 11 मई 2023 इजराइल पर अटैक। विनाशक हथियारों की नई तकनीक ईजाद करने वाले देश इजराइल का वजूद अब तक सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी ताकत चारों दिशाओं में तैनात दुश्मनों से ज्यादा है, बल्कि इजराइल की असली ताकत है अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे की सोचना।
और 11 मई को इजराइल ने यह साबित भी कर दिया। दरअसल इजराइल पर गाजा से ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक हुए। फिलिस्तीनियों ने ये रॉकेट तेल अवीव को निशाना बनाकर दागे थे, लेकिन पल भर में इजराइल ने इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। दावे के तहत गाजा से इजराइल पर 803 रॉकेट दागे गए थे, लेकिन इन रॉकेट्स में से 368 रॉकेट ही बॉर्डर क्रॉस कर पाए। तुरंत ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। एक्टिव हुए आयरन डोम सिस्टम ने ज्यादातर रॉकेट्स गिरा दिए। लेकिन इससे पहले कि गाजा पट्टी में मौजूद इजराइल के दुश्मन फिलिस्तीनी कुछ समझ पाते, इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक ही बार में जवाबी कार्रवाई करके फिलिस्तीनियों के कैंप को दहला दिया। दावे के तहत पिछले 9 महीने में इजराइल ने इससे बड़ी कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन को बड़ा झटका भी लगा। दावे के तहत इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 25 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। वहीं फिलिस्तीनी कैंप में मौजूद 64 लोग बुरी तरह घायल हैं। इसके अलावा PIJ का टॉप कमांडर अली हसन गली और अबू मोहम्मद भी मारा गया। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इजराइल की कार्रवाई रुक गई या गाजा शांत हो चुका है, बल्कि अभी और भी बड़े एक्शन की आशंका है, जिसका संकेत दिया है खुद इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने 2 टूक कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम हमास और फिलिस्तीनियों पर नजर बनाए हुए हैं। वो छिप नहीं सकते। उन पर कब और कहां हमला होगा, ये हम तय करेंगे। ये लड़ाई कब खत्म होगी, इसका फैसला भी इजराइल करेगा। अब सवाल नेतन्याहू की चेतावनी पर है। इतनी सख्त चेतावनी आखिर क्यों दी गई है? क्या इजराइल गाजा के फिलिस्तीनी कैंप को ध्वस्त करने की रणनीति बना चुका है, या फिर हमास को लेकर कोई प्लान है, या फिर इजराइल अब ईरान को भी सबक सिखाने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कल तुर्की में आम चुनाव है, लेकिन दुनिया की नजर तुर्की में होने वाले इलेक्शन पर टिकी हुई है, क्योंकि इस चुनाव पर टिका है दुनिया के 2 देशों की दोस्ती का भविष्य। क्या एर्दोगन की सत्ता जाएगी? क्या रूस की तुर्की से दोस्ती खत्म हो जाएगी? और इस बार भी तुर्की चुनाव में रूस के दखल के आरोप क्यों लग रहे हैं, इस पर स्पेशल रिपोर्ट देखिए। तुर्की के इस्तांबुल से आई तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। क्या तुर्की में इतिहास बदलने वाला है? क्या तुर्की में अब वो होने वाला है जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ? तुर्की में होने वाले चुनाव का पुतिन कनेक्शन सारे ग्लोबल समीकरण बदल सकता है। सवाल उठते हैं, पुतिन का नाम तुर्की चुनाव में क्यों उछल रहा है? पुतिन एर्दोगन दोस्ती का अध्याय क्या खत्म होने वाला है? पुतिन पर तुर्की के डेमोक्रेटिक अंकल क्यों भड़के हुए हैं? इस रिपोर्ट में आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। एर्दोगन के समर्थन में 17 लाख लोग सड़क पर आ गए। चुनाव से ठीक पहले ये एर्दोगन का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। एर्दोगन किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं हारना चाहते। इसकी वजह है विपक्ष के नेता केमल का चुनाव में पुतिन को घसीटना। 74 साल के केमल को करप्शन के खिलाफ कड़े एक्शन के लिए जाना जाता है। तुर्की में वो डेमोक्रेटिक अंकल के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुतिन लगातार चुनाव में दखल दे रहे हैं। चुनाव से पहले तुर्की में कई बोर्ड्स के जरिए विपक्ष के खिलाफ झूठा प्रचार किया जा रहा है। ये तुर्की चुनाव में पुतिन और एर्दोगन की बड़ी साजिश है। केमल के आरोप से एर्दोगन बेहद नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा, अब मिस्टर केमल ने रूस को चढ़ाना शुरू कर दिया है। केमल का आरोप है कि तुर्की का चुनाव रूस करवा रहा है। शर्म आनी चाहिए। आप क्या कहेंगे अगर हम आपसे कहें कि अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी ने इलेक्शन का जिम्मा संभाल रखा है? मिस्टर केमल पुतिन और रूस पर हमला कर रहे हैं। आप पुतिन को निशाना बना रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। एर्दोगन ने यह भी कहा कि तुर्की के जिस तरह के संबंध रूस से हैं, वैसे ही संबंध अमेरिका से हैं।
ये अलग बात है कि नेटो देश होने के बावजूद तुर्की ने रूस पर कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए। वैसे पुतिन अच्छी तरह से जानते हैं कि एर्दोगन की जीत रूस के लिए कितना जरूरी है। अगर एर्दोगन हार गए तो नेटो का एक देश रूस से दूर हो जाएगा। यही वजह है कि उन पर चुनाव में दखलंदाजी के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी रूस पर इस तरह के कई आरोप लग चुके हैं। रूस पर अमेरिकी चुनाव में दखलंदाजी का आरोप कई बार लगा। आरोप है कि रूस ने 2014 से अब तक $300 मिलियन जासूसी पर खर्च किए। रूस पर यूएस के 2 दर्जन नेताओं को प्रभावित करने का आरोप लगा। 2022 में वैगनर चीफ ने माना उसने यूएस चुनाव में दखल दिया। यही वजह है कि इस बार तुर्की चुनाव में पुतिन का नाम बार बार उछल रहा है। कल होने वाले चुनाव से साफ हो जाएगा कि रूस तुर्की दोस्ती बरकरार रहेगी या इसमें दरार पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।